नमस्कार, स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। आज हम देख रहे हैं राजन सीरीज 2025 संस्करण। ये सेकंड सेमेस्टर की है। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ही। साथ में जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आता है या बहुत कम मैथ आता है, उनकी बेसिक समझ उत्पन्न करने के लिए मैथ वाली सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। राजन सीरीज के ये क्रमवार क्वेश्चन लिए गए हैं। इस सीरीज को देखने से और ये बोर्ड का सॉल्यूशन देखने से आपको दो फायदे होंगे। अगर परीक्षा में क्वेश्चन ज्यों का त्यों आ जाता है तो आप बना ही लेंगे। साथ ही इसका अगर डिजिट चेंज करके भी आ जाता है तो आप इन क्वेश्चनों को बनाना भी सीख जाएंगे कि अगर डिजिट चेंज करके आएगा तो क्वेश्चन हम किस प्रकार से बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप मैथ का बेसिक सॉल्यूशन यहां से सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ऋण पूर्णांक संख्या है। आपको पता है जीरो न तो ऋण पूर्णांक है न धन पूर्णांक है। -3/5 यह तो पूर्णांक है ही नहीं, क्योंकि यह संख्या पूरी नहीं है। जब इसे -3 में हम 5 से भाग करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 5 6 30, यानी कि उत्तर आएगा -0.6 -0.6, जो कि एक पूरा अंक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अंक पूरा हो, आधा अधूरा ना हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 7, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी पूरा नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है 2 का वर्ग होता है 4, जो 7 से छोटा है, और 3 का वर्ग होता है 9, जो 7 से बड़ा है। यानी कि 7 इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में है। न दो एक पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। 2 और 3 के बीच में यानी कोई संख्या दशमलव में ही आएगी। हमें लेना है पूरा अंक। 0 न ऋण पूर्णांक है न धन पूर्णांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, जो कि एक पूरा अंक है और ऋणात्मक है। सेकंड सवाल है 9, 12, 18 का एलसीएम है। आपको हम एलसीएम निकालने के लिए एक वीडियो बना चुके हैं, बाकी यहाँ हम बता दे रहे हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर पकड़िए और छोटे वाले से भाग दीजिए। जैसे 9 से आप भाग देंगे, 9 दूनी 18, पूरा चला जाएगा। इसका हो गया खेल खत्म। अब आप 12 से देंगे तो इसमें पूरा नहीं जा रहा है। अब आप क्या करें, इसे 2 गुना करें। 18 दूनी 36, 12 का देंगे 36 चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, 18 का चला जाएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 36। इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या वो होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, और Q यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये होती है। आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये लिखा है 22/11, जब इसे सॉल्व करें 22/12, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/6, यानी कि 11 में आप 6 का भाग देंगे, 6 1 6, बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 8 48, बचेगा 2, 0, 6 3 18, बचेगा 2, 6 3 18, यानी कि ये 1.8333 आता रह रहा है। तो ये एक संख्या परमेय है। यहाँ पूछा है निम्न में से कौन परमेय संख्या नहीं है। ये परमेय कैसे है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसका 1.8333 आ रहा है, तो आप इसे लिख देंगे 1.83 पर रह करिए। और इसको हटाने की हम पहले इससे वीडियो बना चुके हैं, वहाँ हम इसका तरीका सीख चुके हैं। यानी जो रिपीटेशन हो, आवृत्ति हो, और जिसे एकरी लगाकर जिसे रोक दिया जाए, वो सभी परमेय होती है। 0.78 परमेय संख्या है, इसे P/Q में लिखा जा सकता है। जैसे 0.78 है, पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और अंक में 2 0, इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 78/100। इसे और भी सॉल्व करेंगे, छोटा हो जाएगा,
मतलब P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अब है पाई। पाई का मान लगभग 22/7 माना गया है, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ अलग अलग नंबर आते रहते हैं, जो हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/√36 यानी 5/6 ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। पाई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है 9.5 का वर्ग का मान है। 9.5 का वर्ग निकालने के लिए तरीका यह है कि 9.5 में वर्ग कर ले, गुणा कर ले इसका। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब लास्ट में 5 दिया रहे इस प्रकार से तो इसका वर्ग करके लिख दें और यहाँ पे एक अंक बढ़ा के उससे मल्टीपल कर दें। 9 से एक अंक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, 10 9 90, यानी दशमलव कितने अंक बाद है? एक अंक बाद। वर्ग करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 0.5 यहाँ 0.5 है, एक ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 90.25। वर्ग 40-45 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने का ये तरीका है, इन दोनों को जोड़ें और 2 से भाग दे दें। 40 + 50/2 यानी कि 90/2, जिसे हल करेंगे तो आ जाएगा 45, क्योंकि 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, आंसर हो जाएगा 45। निम्न में अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य निम्न में अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ हम आप देख रहे हैं 2 अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है। 4 भाज्य 8 भी भाज्य है। यहाँ देख रहे हैं ये अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 3 अभाज्य, 7 भाज्य, 9 भाज्य नहीं है, 9 भाज्य है, 7 5 6 भाज्य है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम है। आप ये समझ लीजिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, योगात्मक का मतलब होता है जोड़। यहाँ पूछा है -3/4 का, -3/4 कहने का मतलब ये है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि जो 0 हो जाए, यानी इसका साइन बदल दो 3/4। जब इसमें ये जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। जैसे -3/4 का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसमें हमें साइन से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ करना ये होता है कि इस वाले नंबर को पलट के ऊपर नीचे लिख देना होता है। साइन वही रहने देंगे, नीचे 4 है तो ऊपर, ऊपर 3 है तो नीचे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या ढूंढें जिसमें किसी से गुणा कर दें तो उसका आंसर 1 हो जाए। 2 संख्याओं को गुणा करने से 1, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, आंसर आ गया 1। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि दी हुई संख्या का ऐसा गुणात्मक योग ढूंढें जबकि उससे गुणा करें तो आंसर 1 हो जाए। और योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है ऐसी नंबर खोजें जो कि उसमें जोड़ दें तो योगफल 0 हो जाए। आइए इससे आगे सवाल देखते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम देख लें। -3/4 का योगात्मक हो जाएगा प्लस का 3/4 और गुणात्मक हो जाएगा माइनस का 4/3, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर तक हो गया। इससे आगे के सवाल हम देखते 8 नंबर देखते हैं। रेखीय समीकरण नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं रेखा का समीकरण होता है ax + by + c के रूप में जो समीकरण होगा वो सरल रेखा का समीकरण है। यहाँ आप देख रहे हैं ये सरल रेखी समीकरण है, ये सरल रेखी समीकरण है, ये भी हो जाएगा x = 30, ये भी हो जाएगा सरल रेखी समीकरण है। यहाँ आप देख रहे हैं ये द्विघाती समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण है। यहाँ पूछा है रेखी समीकरण नहीं है। ax + by + c या a1x + b1y + c1
इनके रूप में लिखी हुई समीकरण सरल रेखीय समीकरण होते हैं। ये द्विघात समीकरण है तो ये सरल रेखीय समीकरण नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। -16 का योगात्मक प्रतिलोम है। अभी आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम वो होता है जैसे -16 का योगात्मक प्रतिलोम 16 होगा, क्योंकि ये इसमें जीरो होंगे तभी इसका जीरो आएगा। इसमें आप देख रहे हैं 8 है, -8 है और 8 पे घात -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/8। ये भी 16 के बराबर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। NOT का मतलब नन ऑफ दीज। जब दो अनुपात समान हो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? जब दो अनुपात समान हो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात वो नहीं होता, सही बट्टे वाला मिश्रित अनुपात होता है। सरल अनुपात। सरल अनुपात तो ये होता है 2:3, ये सरल अनुपात है। समानुपात। जब दो अनुपात समान हो, जैसे 2:3 समानुपात 3:9। 2 3 2 और 3 9 दूनी 18 3 2 नहीं 6 9 दूनी 18 6 3 18। हाँ, इस प्रकार का अनुपात यहाँ आप देख रहे हैं, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 2 9, ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है। ऐसे अनुपात को समानुपात कहते हैं। समानुपाती पदों में 20:30 और समानुपात 60:90। 20 और 60 मध्य पद हैं? नहीं, मध्य पद 30 और 60 है। 30 और 90 बाह्य पद हैं? 30 और 90 बाह्य पद नहीं है, 90 और 20 बाह्य पद हैं। 20 और 30 बाह्य पद हैं? 20 और 30 बाह्य पद नहीं, ये भी गलत। 30 और 60 मध्य पद हैं? 30 और 60 मध्य पद हैं, ये आंसर हो जाएगा। बीच वाले पदों को मध्य पद और आगे और पीछे वाले पदों को बाह्य पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि समानुपात वाले का नियम ये होता है कि बाह्य का गुणनफल और मध्य का गुणनफल बराबर होना चाहिए। जैसे 2 नियम 18 यहाँ हो गया और 6 18 ये हो गया। इस प्रकार से बाह्य का गुणनफल और मध्य का गुणनफल बराबर होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं। 25 में 1000 गुणा 25,000 और 75 में 5 का करेंगे तो 25 और 5 7 35 3750। 3750 और 25,000 समान नहीं है। नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। बाह्य पद है, ये बाह्य पद है। बाह्य पद गुणनफल बराबर मध्य पद गुणनफल नहीं है। हाँ, इनका और इनका गुणनफल नहीं है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। सी है मध्य पद गुणनफल बाह्य पद गुणनफल बराबर तो है ही नहीं, इसमें बराबर दिखा रहा है, गलत है। मध्य पद गुणनफल 3750 है। 3750 से कोई मतलब, कोई नंबर दे दो उससे थोड़ी हो जाएगा। रूल यही है, बाह्य पद गुणनफल और मध्य पद गुणनफल बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है। समानुपात वही पद होंगे जिसका बाह्य पद गुणनफल और मध्य पद गुणनफल बराबर होगा। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ भी आप देख लीजिए, 2 नियम 1800, 20 में 90 का गुणा करेंगे 1800 आएगा और 6 में 30 में 60 का करेंगे तो ये भी 1800 आएगा। तो ये समानुपात में है, और नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में परिमेय संख्या नहीं है। यहां आप देख रहे हैं 3/2 जो P/Q के फॉर्म में है ही। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, जिसे सॉल्व करने पर अनिश्चित काल तक अनावर्ती रिपीटेड नंबर आते रहते हैं। और 0.69 इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख देंगे। उधर हो जाएगा 5/√16 5/4, वो अपन P/Q के फॉर्म में लिख देंगे। हम बता चुके हैं आपको, पिछले से 2 पहले क्वेश्चन आ चुके हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ जो पाई है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 22/7 को जब हम हल करते हैं तो ये दशमलव के बाद अनिश्चित काल तक अशांत और अनावर्ती नंबर आते रहते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते। जब जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, वो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक है। आप देख रहे हैं 3a + 5 ठीक बाद का, इसमें 1 ऐड करना है।
जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3a + 6। ठीक बात वाला, ये आंसर हो जाएगा। योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक 0 होता है, इसे याद कर लीजिए। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम वो होता है ऐसी संख्या जिसमें जोड़ दें ये 0 हो जाए। तो हम देखेंगे यहाँ 7/3 में अगर हम -7/3 को जोड़ देंगे तो ये इससे खत्म, यहाँ 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -57। योगात्मक प्रतिलोम में वैसे भी इसका स्थान बदलना होता है, सिर्फ इसके आगे माइनस लगा दो। अगर -7/3 दिया रहता तो इसका हो जाता 7/3, और 7/3 दिया है तो इसका हो जाएगा -7/3। 1/2 दिया रहे, इसका हो जाएगा -1/2। योगात्मक में केवल साइन बदलना होता है। x² - 1 / x + 1 का होल स्क्वायर का सरल रूप है। ये फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। इसमें कुछ फॉर्मूले, ये x² - 1 लिखा हुआ है, आ रहा है कि नहीं देख लें। x² - 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है x² और 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a² - b² का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। अगर आपको याद नहीं है तो हम कुछ फॉर्मूले कल की वीडियो में सारे फॉर्मूले कराएंगे आपको, वहाँ से आप याद कर लीजिए। और नीचे है x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + 2ab, या इसे लिख दें a + b × a + b। बात एक ही है। तो इसी तरीके से इसे हल करना है। x² - 1 का मतलब हो जाएगा x + 1 एक कोष्टक में और एक में x - 1। नीचे क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 के होल स्क्वायर को हम लिखेंगे x + 1 × x + 1। यहाँ हम देख रहे हैं x + 1 नीचे भी है, x + 1 ऊपर भी है, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा x - 1 / x + 1, 1 / x + 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ये विकल्प है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 और 54 का मध्यानुपाती है। a और b का मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है a और b का मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है a और b के मध्यानुपाती होता है √ab। ये मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, घनमूलानुपाती, वर्गमूलानुपाती, इस सब के फॉर्मूले में अभी लिख रहा हूँ, आप उन्हें लर्न कर लीजिए। ये सवाल इससे बना लेते हैं फॉर्मूले से। 6 और 54 का मध्यानुपाती, 6 a है और 54 को b मान लो आप, इसका मध्यानुपाती निकालो तो √ में 6 × 54। जब इसे हम लिखेंगे 6 × 9 × 6 से 6 बाहर आ जाएगा और 9 को हम लिख देंगे 3 × 3, तो एक 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, 6 × 3 = 18, इसका आंसर हो जाएगा 18। ये है, ये हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए मध्यानुपाती वर्गानुपात वाले, वो सब याद कर लीजिए। यहाँ हम इनके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिख रहे हैं। जो अभी जो क्वेश्चन आया था 6 और 54 का मध्य समानुपात पूछा था, इनसे और क्या क्या किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन सभी फॉर्मूलों को हमें यहाँ लिखना है। ए बी का मध्य समानुपात, ये आपको अभी हमने बताया था, ये होता है √ab। और ए बी का तृतीय समानुपात, ये होता है b² / a। ए बी सी का चतुर्थ समानुपात, ये होता है bc/a। ए बी का वर्गानुपात होता है a² / b²। ए बी का वर्गमूलानुपात होता है √a / √b। ए बी का घनानुपात होता है AQ / BQ। और ए बी का घनमूलानुपात होता है Q√a और Q√b। ये है महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो हमने यहाँ लिख दिए हैं। ए बी का मध्य समानुपात √ab, ए बी का तृतीय समानुपात b² / a, ए बी सी का चतुर्थ समानुपात bc/a, ए बी का वर्गानुपात a² / b², ए बी का वर्गमूलानुपात √a / √b,
ए बी का घनानुपात ए क्यू अनुपात बी क्यू, ए बी का घनमूला अनुपात क्यू रूट ए अनुपात क्यू रूट बी, ये फॉर्मूले होते हैं। इनसे अभी एक सवाल इसका आपको आया था, परीक्षा बना लिया। अब ए बी का तृतीय अनुपात पूछे, जैसे दे दे 3,4 का तृतीय अनुपात बताइए, तो ये हो जाएगा b² 16/3। इस प्रकार से ए बी सी 2, 3, 4 का चतुर्थ समानुपात पूछे आपसे, तो ये हो जाएगा 4×3 12, BC/A 2 यानी 6, आंसर हो जाएगा 6। ए बी का 2,3 का वर्गानुपात पूछे, तो ये हो जाएगा 4:9। ए बी का वर्गमूलानुपात 9:16 का अगर वर्गमूलानुपात पूछे, तो ये हो जाएगा √A/√B यानी 3:4। ए बी का घनानुपात पूछे 2:3 का अगर घनानुपात पूछे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 27। ए बी का घनमूलानुपात पूछे 8 और 27 का अगर आपसे घनमूलानुपात पूछे, तो 2:3। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, यूज किस प्रकार से करना है। तो आपने ये सीखा आज राजन सीरीज का प्रथम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उन्हें लेके चल रहे हैं। 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएंगे और इनसे क्या क्या सवाल बनते हैं वो हम साथ में लेके चल रहे हैं। बेसिक थ्योरी को हम लेके चल रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। परीक्षा में तो अच्छे नंबर आएंगे ही, बेसिक मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा आपका, जो आपको टेट सीटेट या अन्य परीक्षा देने में लाभकारी होगा। ठीक है, देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।